अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वही हुआ जिसका खदशा था, वो तमाम बातें जो अंदर मीटिंग्स की लीक हो जाती थी, अब वो यूँ कहा जाए अगर कि खुलकर सामने आ चुकी हैं। वो तमाम इख्तिलाफ़ात और खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात तो गलत ना होगा, वो तमाम इख्तिलाफ़ात जिसके हवाले से पहले तो ये कहा जाता था ज़रा ये ख़बरें दे रहे हैं, अब तो अगर ये कहा जाए कि ख़ुद बाहर आकर भी उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक में पीडीएम के रहनुमाओं ने वो इख्तिलाफ़ात ज़ाहिर कर दिए हैं, तो अब ये कहना भी बिल्कुल गलत ना होगा और ना ही क़बल अज़ वक्त होगा। लेकिन सवाल वही कि पीडीएम जो कि हुकूमत को गिराने चली थी, क्या उसका अपना धड़म तख्ता हो गया? क्या अभी जान बाकी है या लड़ाई किसी न किसी तौर जारी रहेगी? किसने चाल बदली है और कौन अभी उसी चाल के साथ आगे मज़ीद चालें चलने वाला है? इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से में। और इमरान साहब, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि फजलुर रहमान साहब ने तो खुलकर ही अब काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स बता दी हैं जो अंदर चल रहे थे। क्या कोई शॉकिंग था ये सब सामने आना या एक्सपेक्टेशंस तो ऑलरेडी सबको थी ही ऐसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई शॉकिंग नहीं था, ना बिल्कुल नया था। ये सब कुछ था, पहले से इख्तिलाफात थे और इख्तिलाफात इख्तिलाफ राय थे और वो हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं पहले भी, हम जब इस प्रोग्राम में बात करते हैं तो हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दो ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने एक दूसरे के मुकाबले इलेक्शन लड़ना होता है। तो अगर उन्होंने मुस्तकबिल में भी एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है तो वो कैसे बिल्कुल एक नुक्ते पे इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ये बहरहाल ज़रूर है कि किसी एक कॉज के लिए या जिस तरह से सियासी इत्तेहाद बनते हैं तो उसमें यह भी बन गया। पीडीएम में मेन अगर आप किरदार देखें तो दो सियासी जमातें जो हैं उनका है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसके बाद मौलाना साहब आते हैं तीसरे नंबर पे। बाकी जो जितनी छोटी जमातें हैं वो सब ऐसी हैं कि वो हों या ना हो, उनको पीडीएम को उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी ऐसी बात हो गई है जिससे को बड़ा ही खतरा हो। ओहो, हिलाली साहब से पूछते हैं कि ऐसी बात हुई है कि नहीं। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, इतना ही ये नॉर्मल बात है या आपको लगता है कि पीडीएम बस खत्म हो गई, खत्म शुद्ध हो गया और बाउंस बैक नहीं कर सकती? देखिए, पीडीएम को खासा नुकसान हुआ है, मगर मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ कि हम लोग देखिए कितने आसानी से ये जो गंदे इलेक्शंस हुए हैं, ये इलेक्शंस जिसमें इतने पैसे खर्च हुए हैं, जिधर पूरी दुनिया देख के हंस रही है, जो प्राइम मिनिस्टर कहता है 3 अरब खर्च हुए हैं वोट खरीदने पे, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है, उस पर किसी को एम्बैरसमेंट नहीं हो रहा है। माने करप्शन और बाइंग ऑफ वोट्स और इस किस्म की, ये तो पाकिस्तान में इट इज द एक्सेप्टेड। क्या हम एक्सेप्ट कर लें इसको कंडेम ना करें? आप बताएं ना मुझे, आप मुझे बताएं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात वो ये सर, अभी तक ये तो चीजें प्रूफ भी तो हों, फिर ही उसके ऊपर किसी को शेम भी किया जाए, किसी को कुछ प्रूफ भी तो हो जाए ना। अभी तो वही बात, माफ करिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है। प्रूफ इधर कभी नहीं होता है, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। मैं आपको बताता हूं, खुद कहते हैं भाई 7 MNAs, एक उनमें से एक का आके खुद कहा है कि मुझे क्या कहा गया और मैंने कैसे वोट किए। कि क्या आप किस किस्म की सबूत चाहते हैं? कौन सा सबूत के वो आके टेलीविजन पे आके कहें आपको नहीं पता कि ये वोट खरीदे गए? जिलानी वर्सेस शेख, देखिए इस किस्म की, मैं माफ करिए मुझे, आई डोंट वांट टू यूज द अब्यूसिव वर्ड्स। क्या हो रहा है? कितने MQM से ट्रीटें खरीदे, फाटा में खरीदे, बलोच सेनेटर्स को खरीदे। मरियम ने कहा है अगर वो भी तुम्हारे को काफी नहीं है, अगले इलेक्शंस में हम टिकट देंगे। हैदर जिलानी का वीडियो है, वो बात कर रहा है, कहता है यार 10 करोड़ 5 करोड़ ले लो। MQM वाला कहता है नहीं मुझे और चाहिए और अभी चाहिए, और फिर वो फोन करती है और कहती है नहीं टिकट ले लो। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये अगर प्लीज डोंट लेट दिस पास, हमें इसको कंडेम करना ही है, हमें कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा, और अगर ऐसा ही चलना है तो रैप अप मार्शल लॉ ले आए, बहुत बेहतर है, इससे इस गम से बेहतर है। अच्छा इसको छोड़ें, आप आ जाएं इलेक्शन ऑफ चेयरमैन पे। चेयरमैन आपको मैं बताता हूं, 2 वर्जन्स हैं चेयरमैन के इलेक्शंस पे, दोनों को मैंने सुना है, वेरी गुड सोर्सेस। 6-7 PPP सेनेटर्स को ले जाके
उनको सिखाया है किधर वोट करना। देखिए, आपका बंदा, आपका अपना कैंडिडेट है जिलानी, कहा गया है आपको कि उसके ठप्पे, उसके नाम पे ठप्पा मारे। एक चीफ मिनिस्टर को भेजा गया, चीफ मिनिस्टर का प्लेन डाइवर्ट हुआ, वो लाहौर गया, किसको मिला, फिर गया इस्लामाबाद, जस्ट टू प्रैक्टिस के जब होगा तुम लोग वो करोगे। दूसरा वर्जन ये है कि नहीं ये गलत है। दूसरा वर्जन ये है कि 7 नून वाले वो नहीं चाहते थे गिलानी को वोट देने के लिए, तो उनको कहा गया तुम लोग दोगे वोट। ये गिले शिकवे हुए हैं सारे हिलाली साहब पीडीएम की मीटिंग में। बिल्कुल आप की तरफ इशारे कर रहे हैं कि कौन है ये बीच में जिन्होंने वोट इधर उधर किए। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये इस किस्म के इलेक्शंस में आप समझते हैं हमारा फैसला कर सकते हैं, हमारा मुल्क का फैसला हो सकता है इस किस्म के इलेक्शंस में? इस पे तो क्वेश्चन किया गया है हुकूमत की जानिब से। हिलाली साहब चलिए थोड़ा सा मुझे मौका दें। बिल्कुल इस पे क्वेश्चन किया भी गया है और खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया है, गवर्नमेंट ने किया, और उन्होंने तो सर इलेक्शन कमीशन को इवन मुस्ताफी होने का भी कह दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर बात तो हुई है, बस खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है। फिर हिलाली साहब आप फिर क्या चाहते हैं, उनको गोली मार दें? भाई एक प्रोसेस है, अगर वजीर आजम को इस बात का पता है। किस्म की बात सर सुने, माफ करिए, हमें डिफ्रॉड, वी हैव बीन डिफ्रॉड। सर मेरी गुजारिश सुने, कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो इस बात को कंडेम ना करता हो? हम तो पहले दिन से इसको कंडेम करते हैं कि ऐसी सियासत, ऐसे इलेक्शन जिसमें पैसा चलता है, वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। वो जमहूरियत का हुस्न नहीं बल्कि जमहूरियत के नाम पे गाली है। इसमें तो वो तो बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं, हर बंदा इसको कंडेम करता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वजीर आजम साहब को ये पता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरा ये यकीन है कि मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जब ये बात कहते हैं कि 3 अरब रुपए खर्चे गए, तो उन्हें पता भी होगा, खुफिया एजेंसियों ने, इदारों ने उन्हें बताया होगा कि ये 3 अरब रुपए कहाँ से कैसे खर्च हुए। जब उनके पास इस चीज़ की तफसील आ गई, एक अमाउंट आ गई, तो फिर कार्रवाई करने में क्या हर्ज है? कौन सी ऐसी रुकावट है? कार्रवाई जो भी कानूनी सबूत क्या है उसके पास? सबूत क्या है उसके पास? वो तो खुद इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। नहीं किया था सर। फिर थैंक यू वेरी मच। अगर सबूत नहीं है तो ऐसा इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। मुझे और आपको तो लगाते हुए सुन ले, मुझे और आप, हम अगर इल्जाम लगाए तो कोई और बात है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को सबूत के बगैर ऐसे एग्जैजरेशन की बिना पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो तो खुद इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप एजेंसियों से जरा ब्रीफिंग तो लें। अब सुन ले। अब दूसरी बात करिए, मेरे सामने अगर कुछ चीज होता है, मेरे सामने अगर कुछ चीज होता है तो मैं सबूत किधर से लाऊं? वो पर नोट मार्क करके लाऊं, कैमरा लेके पिक्चर नो? मेरे इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बात मुकम्मल करने दें हिलाली साहब। ऐसे ही है ना, मेरी बात सुने। अगर आप अभी मेरे बारे में ये बात कह दें कि इमरान याकूब को इस प्रोग्राम में, सर सुन लेना, इस प्रोग्राम में इमरान याकूब को इतने पैसे मिले, अब मेरे या तो सबूत लाएं या मुझे वैसे ही आप कह दे तो मैं मान लूं या सबीना मान ले। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब तक, मैं तो पहले आपसे कहा है कि ये जमहूरियत का हुस्न नहीं, जमहूरियत के नाम पे गाली है। ये तो कोई चलिए इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं इस तरीके से कि जाहिर सी बात है दोनों ही आप इस चीज़ को कंडेम करें, और वी होप कि अब इस पे जो बातचीत हो रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी जो हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब मामले जा रहे हैं, तो उस पर ही कुछ चीज़ें सामने आ जाएं। हिलाली साहब थोड़ा सा इस पे मुझे आगे लेके चलने दें मामले को, चूँकि ये पीडीएम का भी हम देख रहे हैं, उसके अंदर भी इख्तिलाफात में बहुत सारी बातें ये सारी शामिल हुई हैं जो हम इसकी बात कर रहे हैं। आपने वो जो मुझे सवाल पूछा था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने पूछा था अब क्या होगा, यही है ना, इस किस्म की चीजें जी कि पीडीएम खत्म हो गई है या अभी ये कुछ करेंगे। तो आपके ख्याल में पीडीएम बगैर पीपल्स पार्टी कोई चैलेंज माउंट कर सकती है? किसी को भी माउंट कर सकती है बगैर पीपल्स पार्टी? बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो ये क्या, आई मीन पीडीएम क्या कुछ नहीं कर सकती? एवरीबॉडी नोज कुछ नहीं कर सकती। सर कैसे नहीं कर सकती? मौलाना फजलुर रहमान अकेले इतना बड़ा लेके आ गए थे ना, लोगों का क्राउड, और वहां पे बिठा भी दिया था, तो बहरहाल एक प्रॉब्लम तो थी। मौलाना साहब जब ले आए थे लास्ट ईयर
बल्कि लास्ट। अरे अब वो मौलाना साहब देखिए, ये मूवमेंट जो है काफी इसका फुस हो गया है। मैं तो कब से कह रहा हूं, लाहौर के बाद मैंने आपको कहा था फुस हो गया है, इसका विंड निकल गया है। और अब इस किस्म की चीजें के बारे में आपको पता है कि पीएमएलएन के दरमियान, विद इन पीएमएल क्या है, हमजा क्या कह रहा है, उसका बाप क्या कह रहा है, और वो जो मरियम नवाज के बारे में वो क्या कह रहे हैं, कंप्लेन क्या कर रहे हैं। खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप। ये वो पीडीएम नहीं है जो शुरू में हुआ था, ये टूट गया है। तो आपको लगता है कि पीडीएम अप्रैल तक मिल नहीं सकते, 4 अप्रैल तक मिल नहीं सकते इस अर्जेंट मैटर को कंसिडर करने के लिए। पीपीपी वाले कहने लगे हम अगले 4 अप्रैल को मिलेंगे। फॉर गॉड सेक, आप राइटिंग ऑन द वॉल है। ठीक है, चले अब मुझे इमरान साहब को मौका दें। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, हिलाली साहब जिस तरह कह रहे हैं खत्म ही हो गए हैं, कुछ नहीं, पीडीएम पीपल्स पार्टी पर कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैं बिल्कुल भी हिलाली साहब से मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात पे। पहली बात ये कि 4 अप्रैल का तो एक बिल्कुल आप समझ लें कि कोई दावा उनका ना जो ऐसे ही है जैसे वो ऐसे टालने के लिए होता है। पीडीएम ने, तो आपको याद होगा, पीडीएम का जो दिसंबर में सरबराही इजलास हुआ था, पीपल्स पार्टी ने उसमें वाज़ेह कर दिया था, अपनी पॉलिसी दे दी थी कि जनाब इस्तीफों की बात सबसे आखिर में होगी। उसी वक्त उन्होंने बता दिया था। अब भी उन्होंने यही 4 अप्रैल को भी इजलास में यही कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मीटिंग इसमें बड़ी डिबेट हुई, लेकिन हम इस्तीफे देने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पीडीएम, मैं ये नहीं समझता कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सियासत में ना चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। किसी वक्त किसी का राइज होता है, किसी वक्त किसी का फॉल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम की हालिया इन दिनों में पीडीएम को नुकसान पहुंचा। पीडीएम उतना मजबूत नहीं रहा, उसमें वो ताकत नहीं रही, वो एनर्जी नहीं रही। उनको मोमेंटम बनाने में बड़ी नए सिरे से मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये लड़ते बिड़ते भी रहेंगे। आपको नहीं लग रहा इमरान साहब कोई डेडलॉक हो गया? मैं अब आपसे 15 मिनट लग रहे हैं उनको, वो लड़ते बिड़ते रहेंगे, लेकिन इसी तरह आपस में पीडीएम इंटैक्ट रहेगा। दूसरी आखिरी बात मेरी ये है कि जो मुस्लिम लीग नून और मौलाना है वो समझते हैं कि अगर फौरी तौर पे वो अकेले भी करना चाहें तो पंजाब, क्योंकि जो सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब में वो समझते हैं कि नून लीग और मौलाना अगर अपने बंदे निकाल लें तो हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से अब करते हैं वो अलग डिबेट है। अच्छा जी, हिलाली साहब आप क्या कहना चाह रहे थे 15 मिनट में? क्या मैं 15 मिनट लगे उनको ये कहने के लिए कि वो जो मैंने कहा था कि पीडीएम वो नहीं है, उनका हवा निकल गया है। अब तो ये मौलाना खुद भाग रहा है, कह रहा है नहीं मत छोड़ के जाओ, मिस्टर क्या नाम है, आसिफ जरदारी, मत छोड़ के जाओ, साथ रहो, साथ हम मिलके कुछ करेंगे। हाँ कोई मिडल पाथ। देखिए, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। ये जाहिर है वो मानेंगे नहीं, वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनको करना है। आप हैरान नहीं हो गए हैं कि जब गवर्नमेंट कहती है कि हमने एक कमेटी बनाया था तो क्या कहते हैं नून वाले? वो कहते हैं हम बात ही नहीं करना चाहते हैं तुम्हारे से, मार्शल लॉ हमारे लिए तुम्हारे से बेहतर है, एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ इमरान खान। कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है। तो ये अब क्या करेंगे आप मुझे बताएं? ये आएंगे, वो 50,000 तालिब्स को लाएंगे, लड़ाई होगी और बड़ी सख्त लड़ाई होगी। और क्या वो चाहते हैं कि उस साल लड़ाई में मार्शल लॉ लगे? ये किस्म के लोग हैं, ये इनको आप पॉलिटिशियंस कहते हैं कि दूसरे हमारे दुश्मनों के लिए काम करते हैं। वैसे आपको लगता है पीपी के बगैर ये लॉन्ग मार्च करेंगे? अच्छा, दूसरी वन लास्ट क्वेश्चन और फिर आप इमरान को, सॉरी इमरान, एक चीज मैं आपको बता दूं। अफरीदी एक आदमी है जिसको 54 वोट्स मिले और संजरानी जो चेयरमैन है उसको 48 मिले थे। ये अफरीदी को एक चीज नहीं पता है पॉलिटिक्स के बारे में। ये एक दिन किसी जगह गया ही नहीं है मेरे ख्याल में। इसको क्यों सिलेक्ट किया गया था? पैसे। क्यों? वोट खरीदेगा। मुजफ्फर शाह साहब, हाय 1 मिनट में वो फैसला कर दिया कि ये वोट्स डोंट काउंट। प्लीज खुदा के लिए देखें ये क्या हो रहा है, प्लीज देखें क्या हो रहा है, और फिर आप कहें कि हमारे को कोई इज्जत है इस किस्म के इलेक्शंस के लिए। इन पे तो खैर हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगा जाते हैं सिस्टम के लिए। तो इमरान साहब, पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च होगा?
देखिए लॉन्ग मार्च तो अभी नहीं होगा, अभी फौरी तौर पे अब लॉन्ग मार्च की पोजीशन नहीं रही। उसकी वजह कि किसी भी तहरीक के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है, और मैं जैसे पहले कहा अब वो पीडीएम का वो मोमेंटम नहीं रहा, अब उनको नए सिरे से ग्राउंड बनाना पड़ेगी, उसके बाद ये कर सकते हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें जो हिलाली साहब ने बात की वो मैं फिर कहूँगा, एक तो वो बार बार बात रिपीट करते हैं कि जी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम सब इस पर मुत्तफिक हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है ना अफरीदी का, अब मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने खुद कहा कि उसको इसलिए सिलेक्ट किया कि पैसों की वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि इस हमाम में सब नंगे हैं, वो पीटीआई हो, वो हुकूमत हो या वो अपोजिशन हो। अगर एक तरफ से उधर से पैसे का इस्तेमाल हुआ है तो बकौल अपने हिलाली साहब के इधर से भी पैसे का इस्तेमाल हुआ है, तो बात तो ये है कि फिर तो दोनों में कोई फर्क ना हो। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो बड़ी इस वीक में हाईलाइट हुई इस इजलास में भी, वो थी नवाज शरीफ साहब की वापसी की। मरियम नवाज साहिबा ने इस पे क्या रिएक्शन दिया जब जरदारी साहब ने कहा? कितना जानदार है मियां साहब के लिए मरियम का मौकिफ? हिलाली साहब, व्हाट डू यू थिंक, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और इसी वजह से जरदारी साहब इस्तीफे नहीं देंगे? ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि एक आदमी के प्लेटलेट्स इतने लो हो गए, मगर जब लंदन पहुंचा बिल्कुल नॉर्मल और हेल्थी आदमी के हो गए। किस लेबॉरेटरी में उनका प्लेटलेट्स का इम्तिहान हुआ, कौन था टेक्नीशियन, पूरा रात किसने उसको गार्ड किया, और अगर हिलाया या ना हिलाया, टेस्ट के पहले अगर हिलाए तो एक रिजल्ट, ना हिलाए दूसरा रिजल्ट। आई डोंट बिलीव एनीथिंग, मैं मान ही नहीं सकता। ये झूठ का पलंदा है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये झूठ का पलंदा है, और सब झूठे इकट्ठे हो गए हैं एक पार्लियामेंट में। ठीक है, माय गॉड, इन लोगों को देखें। हम लोगों को ये नहीं पता कि एक कॉन्विक्ट को जो हमने छोड़ा था उसका प्लेटलेट्स काउंट सही है कि नहीं है, उसमें कुछ ये और मेरा ख्याल है जरदारी साहब को भी शगुक को शुबात है, इसीलिए वो उन्हें वापस बुला रहे हैं। हिलाली जो कह रही है ठीक कह रहे हैं इस बात पे कि मियां नवाज शरीफ कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैं बार बार आपसे जब यानी कि इस सूरत हाल में वो उस वक्त आएंगे जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि या तो अब हुकूमत उनकी बनने वाली है या उनकी हुकूमत बन गई है। अच्छा, यानी मुस्लिम लीग नून की, यानी जब तक उनके लिए हालात साजगार नहीं हो जाते पूरी तरह से, उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि रावी ने उनके लिए चैन लिख दिया, उस वक्त तक वो नहीं वापस आए। लेकिन जरदारी साहब की ये डिमांड दुरुस्त है आपके ख्याल से कि तहरीक के लिए? देखिए जरदारी साहब की डिमांड क्या है, जरदारी साहब ने अपने दाव खेले, जरदारी साहब ने उन्हें बैक फुट पे लाए हैं, इसलिए डिमांड में नहीं है ना। जरदारी साहब ये चाहते हैं, उन्हें भी ये पता है कि नवाज शरीफ अगर आ गए तो मुस्लिम लीग नून मजीद बेहतर हो जाएगी, पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये मुतालबा इसलिए किया है कि उन्हें भी पता है कि उन्होंने वापस नहीं आना, इसलिए उनको बैकफुट पे भेजे। ठीक है, तो आपस में भी लड़ रहे हैं, हुकूमत के साथ भी लड़ रहे हैं, और ऐसा ही फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन देखना ये कि पीडीएम कैसे बाउंस बैक करती है, क्या अभी मजीद भी ऑप्शंस हैं इनके पास या नहीं। कुछ दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं कि हुकूमत भी कुछ सीरियस होना चाह रही है कि अब आखिरी टाइम आने वाला है तो कुछ कानून साजी कर ले, कैसे करेगी, बात होगी एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन से फारिग हो गए हैं और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस हैं कि कानून साजी की जाए, खास तौर पर जो इलेक्शन कवानीन है उनसे मुतालिक हिलाली साहब की तरह उन्हें भी बड़ा कंसर्न है और वो चाहते हैं कि फ़ौरन कुछ रिफॉर्म्स की जाएं, जिसके लिए वो अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं और इस सिलसिले में बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई है जो कि अहम वज़रा पर मुश्तमिल है, अहम पीटीआई के रहनुमाओं पर। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि इस मौके पर जब ये कमेटी बनाई गई है, जब इतनी ज़्यादा अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान इख्तिलाफात हैं, एक फासला है, तो बातचीत हो सकेगी किसी सीरियस इशू पर, कुछ ये लोग कर सकेंगे लेजिस्लेशन के लिए? हरगिज नहीं, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं इंगेज करेंगे इमरान खान के गवर्नमेंट से, हम किसी चीज से उनको इंगेज नहीं करेंगे, हम चाहते ही नहीं है उनसे बात करने के लिए, और हम चाहते हैं कि जो भी आए इसको निकाला जाए, इसके साथ हम नहीं बात करेंगे। कितने दफे उन्होंने कह दिया है, कितने दफे उनकी नफरत हमने देख लिया है, और फिर बार बार आप कह रहे हैं बात करो बात करो। इट्स बियॉन्ड दैट, ये वी प्रोग्रेस बियॉन्ड दैट। खुदा के लिए गेट अ ग्रिप, इनके साथ कोई सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन फिर हम डरे हुए हैं, हम पता है किससे, नहीं बात सुनिए, हम किससे डरे हुए हैं,
हम बिल्कुल सही बात है, हम नहीं चाहते कि अनडेमोक्रेटिक स्टेप हो, बिल्कुल सही, और ये चाहते हैं हम इनके साथ अनडेमोक्रेटिक सेट हो, इसलिए कि फिर बाहर बैठ के वो जाके अमेरिका और हिंदुस्तान से कहेंगे इन पे सैंक्शंस लगाओ, इनके जो पिट्ठू हैं इधर वो तो लिखने लग गए हैं। हम चाहते हैं इंसाफ, और इस वक्त ये जो जजेस हैं अगर इन्होंने इंसाफ नहीं दिया तो फिर फॉरगेट इट, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस टू दिस कंट्री विल हैपन टू दिस कंट्री। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो आपस में बैठ के बात नहीं करने वाले? और इसी तरह की बात मरीम नवाज साहिबा भी कहती हैं, इमरान साहब वो मान नहीं रहे, ये वो मना नहीं रहे, ये मान नहीं रहे, तो ये बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, इस्लाहात के लिए सबसे पहली तो बात है कि जो ये कमेटी बनाई गई है उसका क्याम, उसकी सिलेक्शन और उसकी टाइमिंग, इस पे आपको इमरान खान साहब को दाद देना पड़ेगी। अच्छा, ये तीनों बड़ी ज़बरदस्त हैं। पहली बात ये कि उन्होंने पहला ये काम ऐसा किया है जिसमें गेंद अपोजिशन के कोर्ट में फेंक दी है कि आओ बच्चों, तुम तो कहते थे इस्लाहात होनी चाहिए तो आके करो। दूसरी बात, टीम सिलेक्शन जो उन्होंने की उसमें देखे शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक जैसे वो बंदे शामिल किए जो अपोजिशन के साथ जिनका मेल मिलाप अच्छा है, वो उनको राजी भी कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात ये सबसे बड़ी जो ये बात है कि अपोजिशन को उन्होंने देखे, इस तरह की इस्लाहात हों, कोई कानून साजी हो, कोई बात हो, इसमें हुकूमत ने इस तरह का माहौल बनाना होता है, क्योंकि तरफ जितनी हुकूमत की होगी उतना ही वो अपोजिशन को माइल कर सकेगी। मैं समझता हूँ कि ये इस्लाहात ऐसी हैं कि अगर पीडीएम इसमें हिस्सा नहीं लेगी तो फिर वो पीडीएम मजीद इससे नुकसान उठाएगी। लिहाजा मरते क्या ना करते अपोजिशन को भी इसमें हुकूमत के साथ शामिल होना पड़ेगा, बातचीत शुरू करना पड़ेगी। और अगर कुछ वज़रा ने अच्छी स्टेटमेंट्स भी दिए जिसका आप जिक्र करें ना कि माहौल बनाना पड़ेगा। अक्सर फवाद चौधरी साहब को भी मैंने सुना है और भी लोगों ने कि भाई अच्छा किया आपने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया, अब आप प्लीज़ पार्लियामान में आए और कानून देखें ना, नैब इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात यही दो मुतालबे थे ना, तो अब अगर वो दोनों ये मुतालबे पूरे करने को तैयार हैं कि आ जाएं हमारे साथ बैठे बात करें, ये मामला हल करते हैं, तो अपोजिशन ऐसे ये नहीं करती कि मैं ना मानूं वो कर दे, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, लाल साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड भी कर दूं मैं क्वेश्चन भी कि फिर अगर वो बात नहीं करेगी ऑपोजिशन तो फिर क्या लेजिस्लेशन कैसे मुमकिन होगी? फिर हम क्या दोबारा ऐसा ही इलेक्शन देखेंगे जिस पे क्वेश्चन कर रहे होंगे? देखिए, सीधी सादी बात है कि आप पहले थोड़ा डिटेल में जाए ना, किस मैटर पे बात करेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करेंगे? ये तो कंप्लीट डेडलॉक है ना ओपन और सीक्रेट वोट पे। सीक्रेट वोट पे हमने देख लिया है क्या होता है जब बेमान कौम होती है, बेमान इलेक्ट्रेट होती है, बेमान लोग होते हैं, तो जब सीक्रेट वोटिंग होती है विदाउट एनी हेजिटेशन वो पैसे बनाएंगे। तो हमने वो देख लिया। अच्छा, दूसरी बात आप आ जाएं नैब के रिफॉर्म पे। मैं समझता हूं नैब का रिफॉर्म होना चाहिए। मैं समझता हूं जुडिशल रिमांड और एक साल लोगों को बगैर प्रॉपर केस नहीं रखना चाहिए, मगर उस पे भी वो नहीं होगा, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि कम हो जाए पीरियड, वो चाहते हैं वो निकल ही जाए, वो हो ही नहीं उधर। यू अंडरस्टैंड? तो इनमें कोई जनरल इलेक्शंस पे भी रिफॉर्म्स करनी है। माफ करिए, देखिए मैं अनरीजनेबल आदमी, आई माइट साउंड अनरीजनेबल आज, मगर मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं ये स्टैंड ऑफ कंप्लीट है, ये कोई गिव नहीं है। आप मारते जाएं आपका सर दीवार पे, कुछ नहीं होगा। फैक्ट इज कि इंसाफ होना चाहिए। मैं चाहता हूं एक ईमानदार आदमी आके कह दे ये सब सही है, ये सब क्लीन है, ये सब बकवास है, सब लोग खड़े हो जाके कहेंगे भाई वाह शाबाश, अगर सही है तो। मगर वी नो द ट्रूथ, हमें जानते हैं ट्रूथ। जब हमें कहा जाता है और लोग जो लेते हैं और देते हैं कहते हैं मैंने दिया और लिया, मगर कोर्ट नहीं कहता, तो आप कहते हैं देयरफॉर देयर इज नो प्रूफ। जब ब्लैक एंड व्हाइट ओपन एंड शट केस होता है कोर्ट नहीं कहता है, तो आप कहते हैं बिल्कुल बेईमान नहीं है, और उसकी अपनी वजूहात है ना लाले साहब। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आपकी कंसर्न्स तो बिल्कुल जायज हैं, लेकिन बहरहाल उसके अपने मामलात हैं कि क्यों नहीं कोर्ट कहता और कैसे प्रोसिक्यूशन ठीक होती है या नहीं होती है, क्या मामलात हैं।
लेकिन इमरान साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लेजिस्लेशन फिर आपको लगता है कि हो जाएगी या नहीं, या फिर हुकूमत सिर्फ एक्सपोज कर पाएगी ऑपोजिशन को, लेकिन इस पे मूवमेंट आगे कोई नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे आगे नजर आती है। हाँ जी, मुझे नजर आती है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो तो पहले दिन से उनके साथ इस पे आएगी मुज़ाकरात में, और अल्टीमेटली पीडीएम को भी ये बात मानना पड़ेगी। अच्छा। मुझे इसलिए नजर आता है कि देखें, हुकूमत को तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। जो चौथा साल होता है ना, उसमें इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और आखिरी साल तो वैसे ही इलेक्शन की तैयारियों का साल होता है। अब अपोजिशन को भी ये पता है कि हमने आगे जब साल इलेक्शन में जाना है, तो अगर यही रहा तो फिर तो उनके लिए भी मसाइल बनेंगे। इसलिए अपोजिशन इस पे ज़रूर जाएगी, और आप देखेंगे कि कमेटियों के इजलास भी होंगे और मामला, लेकिन ये नहीं है कि ऐसे चुटकी बजाए होंगे। इसलिए हुकूमत को मेहनत करना होगी, हुकूमत को उन्हें इस बात पे कायल करना होगा, 1-2 दफ़ा जाना होगा, फिर काम शुरू हो जाए। चलो जी, जस्ट होप के ऐसा हो भी सके। लेकिन हुकूमत आजकल काफ़ी एक्शन में नजर आ रही है, और आज वाकफा ने हाल की इसके हवाले से बड़ी भी है जो इमरान साहब से हम जान लेते हैं। इमरान साहब, सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े एग्रेसिव हो गए और बड़े रियलाइज कर रहे हैं कि टाइम बड़ा कम है, तो कुछ तब्दीलियां आ रही हैं? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो वो कहते थे ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अब ये अपोजिशन के लिए नहीं है। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हुकूमती लोगों को नहीं छोड़ेंगे अगर वो कारकर्दगी बेहतर नहीं करते तो। इसके लिए उन्होंने 9 रुकनी एक कमेटी भी बना दी है, जो रोज़ाना की बिना पर जिसका इजलास होता है, वज़ीर-ए-आज़म को अपडेट किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि तमाम जो वफाकी वुज़रा हैं, फेडरल कैबिनेट है, उसकी देख के रिपोर्ट्स, उनकी कारकर्दगी देख के एक वो ऐसी शफल चाहते हैं, ऐसी तब्दीली चाहते हैं कि जो लोग डूअर नहीं है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको हटा दें। और इमरान खान साहब ने यह भी उस कमेटी से कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी को भी देखें, अगर ये निज़ाम इसमें रुकावट है तो हम इस निज़ाम को भी बदलेंगे, इसमें भी करेंगे, क्योंकि आखिरी जो अब 2 साल हैं उसमें इमरान खान खुल के खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन पर यह है कि बैड गवर्नेंस और वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, उसको वो धोना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं जी अब वाकई मैदान में आकर क्या करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का। नाम आपने सुना होगा, ये क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा, ये बेसिकली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूं कह सकते हैं कि डिजिटल एसेट्स हैं, और इसको रेगुलराइज कैसे किया जा रहा है, इसके लिए क्या हुकूमती सतह पर किया जा रहा है, इसके हवाले से एक खबर ये है कि केपी गवर्नमेंट में हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक पायलट माइनिंग फार्म्स प्रोजेक्ट लगाया जाए, और उसके बाद फिर देखते हैं कि उसकी सूरत हाल क्या होती है, उससे कितना फ़ायदा होता है मईशत को, तो फिर उसके बाद उस पर मज़ीद सोचा जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। तो ये कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी सेफ़ है, बहुत सारे सवालात हैं इससे जुड़े जो हम जानेंगे। आज मुज़म्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पेशली आपका शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, एक्सपर्ट हैं आप इकॉनमी में। सबसे पहले तो थोड़ा यही मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़ कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो आ रहे हैं खदशात भी लोगों के जहन में, और फिर उसके बाद ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, ये क्या है बेसिकली, इसकी कैसे अंडरस्टैंडिंग देंगे आप? जी, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना आपको माजी में क्या कि दुनिया जब दुनिया की इब्तिदा हुई, फिर ज़रा सा 2 मिनट लूँगा आपको समझाने के लिए। जब दुनिया में इब्तिदा हुई तो दुनिया में कोई करेंसी नहीं होती थी। कोई किसी के पास गंदम का खेत था तो किसी के पास जो है आम का खेत था, कोई जो है गाना गाने में अच्छा था, कोई जो है खाना पकाने में अच्छा था। तो दुनिया में जब अगर एक आदमी जो है गाना गाने में अच्छा था तो उसको खाना खरीदना था, तो वो गंदम के खेत वाले को जाके गाना सुना देता था, तो उसके बदले उसको गंदम मिल जाती थी। तो वो बार्टर सिस्टम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, बार्टर सिस्टम से जो है फिर जो है करेंसी इशू होना शुरू हो गई। पहले करेंसीज मुल्की सतह पे नहीं होती थी, ये जो है बिजनेस टू बिजनेस सतह पे होती थी, यानी कि एक कोई बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था तो उसने अपनी पर्ची बना के दे दी। आज भी अगर आप पंजाब वगैरह में कोई कारोबार की मंडियों में देखें तो चेक्स से ज्यादा जो है उन पर्चियों की कीमत होती है। पर्ची में लिख दिया जाता है ये फलां स्टेट या फलां दुकानदार की पर्ची है और उसने 5 लाख रुपए देने, तो वो आप किसी और को दे दे तो पर्ची कैश हो जाती है। तो फिर उसके बाद हुकूमती सतह पे करेंसीज बनी, सेंट्रल बैंक बने, यानी स्टेट बैंक, मरकजी बैंक जिसे कहते हैं। फिर वो जो है वो जो जब उन्होंने करेंसीज बनाई थी तो उसको सोने के एवज बनाया था कि जितना जिस मुल्क के पास सोना होगा उतनी ही वो नोट छापे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भी ख़त्म हुई, जो है वर्ल्ड वॉर 2-3 के बाद ये IMF टाइप के इदारे बना दिए गए।
वो जामिन बने और इस तरह से चीजें बनती गई तो करेंसीज आ गई मुल्कों की। तो हर दौर में जो है करेंसी ने अपनी शक्ल चेंज की है, कहने का मतलब है। अब क्योंकि हमारी हर चीज जो है, हमारी दुनिया जो है सिमट के एक स्मार्टफोन पे आ चुकी हुई है। मैं और आप जो है इस वक्त हम जो है स्काइप पे बैठ के, ना कोई आपका कैमरामैन है बीच में, वरना हमारे पास करेंसी भी हमने अब स्मार्टफोन पे ही स्मार्ट करेंसी बना ली है। तो अब वो जो है, अब वो भी खत्म हो गया कि बैंक में जाएं, कैश उठाएं, ये करें। तो हर एक के पास टेलर मशीन्स आ गई। तो वो करेंसी ने शक्ल नहीं लेनी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर की आजादारी है अमेरिका की, तो वो उसने इस चीज को शुरू में डिस्करेज किया। ये चीज कहीं जैसे IMF का इदारा अमेरिका और चंद यूरोपियन ममालिक ने बनाया था, इसी तरह के इदारों को जो है इस तरह की करेंसी लानी चाहिए थी जिसका कोई सर पे माई बाप होता। लेकिन नहीं किया, क्योंकि मफादात हर मुल्क के अपने थे, उनका सिक्का चलता था, तो किसी ने ये नहीं किया। तो एक अननोन आदमी जिसको कोई नहीं जानता, उसने ये करेंसी इजाद की और वो सामने लेकर आया। और जो है ये करेंसी का जो है ना कोई मुल्क मालिक है, ना कोई इसको छाप सकता है। ये जो है पैदावारी, जैसे ये माइनिंग आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, माइनिंग को मैं इसको आसानी से समझाने के लिए कह सकता हूं कि ये काश की जाता है ये करेंसी। और ये काश कैसे की जाती है कि कंप्यूटर से ही पैदा होती है। उसके लिए आपको बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगा के इसका कंट्रोल देना होता है, और वो जो है जितने ज्यादा आपके कंप्यूटर इस्तेमाल होगा उतने आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर वही आपका एसेट। ठीक है, अच्छा मुज़म्मिल साहब यहाँ पे प्लीज रुकिएगा थोड़ा सा, इस पे मैं फर्दर आपसे लेती हूँ मजीद भी इंफॉर्मेशन। लेकिन हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि जिस तरह से एक इजारादारी सिस्टम है जिसका खुद मुज़म्मिल साहब ने भी जिक्र किया, उसमें ऐसी कोई चीज पनप सकती है आगे? कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको इसका? देखिए, ये बेहतर जानते हैं ये क्या है, मगर मैं दो चीज़ें आपको बता दूं जिधर मैंने बहुत कर्सरली इसको स्टडी किया है। इसमें ज़बरदस्त एवेन्यू ऑफ करप्शन है। हो इसमें तो ज़बरदस्त करप्शन हो सकता है, और फाटेफ जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है इसमें। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया में बैन हो गया है। तो अब आप सोचिए, ये ऐसी चीज़ें पे हम लोग बड़े इंटरेस्ट लेते हैं बड़ी जल्दी। चले आप बताएंगे। ठीक है, मैं सही इनसे मैं बिल्कुल पूछती हूँ। इमरान साहब का भी क्वेश्चन है, वो भी अपना क्वेश्चन पुट करें। लेकिन इमरान साहब, आपको लग रहा है कि ये वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो फौरन आगे चलकर कंट्रोल कर सकती है इस करेंसी के सिस्टम को? देखिए, इसके फ्रॉड के कई केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं जो काफ़ी बड़े स्कैंडल हैं, उन पे तो बात होगी बाद में। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने माइनिंग की बात की, जिस तरह से मुज़म्मिल साहब ने अभी बताया कि बड़े बड़े कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए ये इतने एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं कि हमारे जैसा मुल्क जहां पहले एनर्जी क्राइसिस है, क्या मुतहम्मिल हो सकता है? अभी हमारे साथ ईरान है, ईरान में ये स्कैंडल हो चुका है, ईरान ने ये किया था, तो वहां पे इतना वो क्राइसिस क्रिएट हो गया कि उन्होंने उससे हाथ खड़े कर लिए। तो क्या मुज़म्मिल साहब आप समझते हैं कि हमारे जैसा एनर्जी क्राइसिस का शिकार मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है? देखें, हमारा ना अब जो है वो जो एनर्जी क्राइसिस था ना, वो एनर्जी सरप्लस में आपको अभी खुद ही तफसीलात मिल गई होंगी। ये जो हुकूमत का गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, बिजली ज़्यादा वाफिर है और बिजली इस्तेमाल करने के लिए जो है ना अब लोड शेडिंग भी नहीं होती, तो हुकूमत को जो है सर्कुलर डेट की जो है इजाफी पेमेंट देनी पड़ती है, जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं इन बिजली घरों को, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। तो ये एक अपनी एक्सेसिव बिजली को इस्तेमाल करना। दूसरा ये आप देखेंगे सुबह सरहद की सूबाई हुकूमत ने फैसला किया, वफाकी हुकूमत का फैसला नहीं है। सुबह सरहद आपको पता है रिसोर्स रिच, खास तौर पे आबाई रिसोर्सेज, पानी बहुत है वहां पे। तो वहां पे ये है डिफरेंट पॉइंट्स पे आप जो है वो क्या कहते हैं, टरबाइन कहते हैं, वहां से आप बिजली उससे पैदा करके इसकी माइनिंग के लिए एक पायलट। आपको लगता है कि इसमें एनर्जी का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो फ्रॉड और करप्शन और रिस्क फैक्टर है, कितनी इन्वेस्टमेंट सेफ है इसमें, इस पे जरा प्लीज बताइए। मैं ये जो हिलाली साहब ने बात की है, ये इसमें बहुत दम है। इस वक्त ये जो है, जैसे मैंने कहा कि इसका कोई माई बाप नहीं है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यानी कि इसके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं है, किसी के पास इसका डाटा नहीं है। तो इस वक्त ये जो दुनिया में करप्शन का, ड्रग का, टेररिज्म का, इसमें पैसा पार्क करना बहुत आसान है।
और एक आपको डिजिटल कोड मिल जाएगा, उसमें आप मिलियंस ऑफ डॉलर संभाल के रख सकते हैं। यानी कि कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता कि आपने वेल्थ कहाँ पे छुपाई है। और इसके जो गाहक भी है दुनिया में, जो बड़े बड़े जिसे कहते हैं माफियाज भी कह लें, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी कह लें, जिन्होंने वेल्थ आगे पीछे, पॉलिटिशियंस, उनके लिए एक सेफ हेवन है। ठीक है, इसीलिए इसकी आप देखें कि कीमत जो है एकदम पिछले 1 साल में कहां से कहां निकल गई। अब रहा सवाल करप्शन का। ये एक एंड टू एंड सिक्योर प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे अब हलाली साहब ने कहा कि इंडिया में बैन हो गया है। अब इंडिया में जिनको ये करना है वो फिर मुल्क से बाहर थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज ढूंढती हैं, उसमें जो है फ्रॉड हो जाता है, लोगों के पैसे जो है ऑनलाइन जो है स्टील हो जाते हैं। ये तो क्रेडिट कार्ड भी जब आया था तो लोगों के क्रेडिट कार्ड, आपको याद होगा कि जो है वो मिसयूज हो जाते थे, लोगों के हाथ में बिल आ जाते थे। इसी तरह करेंसी भी नकली काउंटरफीट आ जाती थी। तो जब भी कोई करेंसी या कोई इस तरह का मीडियम आता है, उसके चैलेंजेस आते हैं, वो वक्त के साथ उसको जो है आप टाइट कोप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और हमारा वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त दोबारा आपको जाएंगे और फिर मजीद भी इस पर डिटेल में बात की जा सकती है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।